मंत्र ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 363वीं कक्षा, छठे अध्याय में है हम लोग। प्रथम पाद के संप्रसारण के प्रकरण में सूत्र हो गए हैं लिड यंगोश्च 29 सूत्र तक। यहीं तक हुए है ना? पूछना है कुछ पीछे से? अच्छा जी, ग्रहित वैव्यधि सूत्र में जो ओव्रश्चु और प्रछ और भृजला अंतिम 3 जो धातुएं हैं वो तो संयोगांत है, तो असंयोगालित से कित्वत तो होगा नहीं उनका, उनके प्रत्यय। तो कौन कौन सी 3 हो गई? ओव्रश्चु छेदने प्रच्छ हाँ, भ्रष्ट धातु हो गई। और फिर से है ना? और कौन सी? भ्रष्ट। लिट्यभ्यासस्य भयेषाम् में नहीं, लिट्यभ्यास भयेषाम् सूत्र में देखना है या कि ग्रहिज्या सूत्र में? लिट्यभ्यासस्य भयेषाम् मतलब, क्योंकि ग्रहिज्या में तो उदाहरण दिए ही उन्होंने उसके हैं निष्ठा प्रत्यय के, है ना जी। उन्होंने लिट लकार का उदाहरण नहीं दिया क्योंकि पाणिनि को पता था असीम लिट के सूत्र बैठा हुआ है। अब आई बात लिट्यभ्यास भयेषाम्। तो ये जो सूत्र है ना, इसमें मैंने उस दिन बताया था कि इसमें उभयशाम की आवश्यकता कुछ भी नहीं थी। हम अनुवृत्ति भी दोनों सूत्रों की ला सकते थे और फिर भी यहाँ पर उभयशाम ग्रहण किया गया है। तो एक तो मैंने ये बताया था प्रयोजन के जो सूत्र लगाते हैं उसको भी रोक करके यहाँ पर संप्रसारण पहले होता है। उसके बाद यदि हलादि शेष लगता है तो ठीक है, नहीं लगता है तो नहीं ठीक है। लेकिन इस सूत्र को एक अतिरिक्त रूप में भी लो कि दोनों सूत्रों की धातुओं में जब हम द्वित्व करेंगे तो उस अवस्था में यदि संप्रसारण नहीं हुआ है पहले से, तो उस अवस्था में अभ्यास से जो बनेगा वहां संप्रसारण हो जाएगा। ठीक है ना? संप्रसारण हो जाएगा। अब रही बात कि प्रत्यय कौन से मांगता है आगे? प्रत्यय कौन से मांगता है आगे? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मांगता है। तो फिर हम ये क्यों देख रहे हैं कि लिट लकार कित है या नहीं है? इसकी वो शर्त ही नहीं है। ये तो अतिरिक्त सूत्र है, यह अभ्यास मात्र को संप्रसारण करेगा। आगे कुछ भी परे नहीं मांगता। ये बहुत उदार प्रकृति का है, ये कोई डिमांड नहीं है इसकी, केवल अभ्यास को संप्रसारण कर देगा बस। तेरा नेट नहीं चल रहा है जैसे? नहीं, क्या बात है, हैंग हो रहा है? तो समझ में आ गया ना, इसको कोई निमित्त नहीं चाहिए, केवल लिट परे हो, वो कैसा हो नहीं। अनकंडीशनल संप्रसारण। ठीक है, अभ्यास में। और आचार्य जी एरन एकाचो संयोग पूर्वस्य, तो उसमें जो अंग है, अंग में अभ्यास भी आ सकता है क्या? देखो, अंग बनता है प्रत्यय के कारण से,
प्रत्यय पर रहते अंग संज्ञा होती है, तो प्रत्यय पर रहते हमने अंग संज्ञा कर ली, लेकिन ये प्रसंग आ कहाँ पे रहा है, पहले वो उपस्थित करो। जी लास्ट लीड्यंगोष्ठ में जो आपिप्याते आपिप्यरे, यहाँ आपिप्य में जो हाँ, यण किया था उसी सूत्र से किया ना, एरने का जो है। ठीक है, हमने धातु जो है वो प्यायी वृद्ध हो, प्यायी धातु से हमने प्रत्यय किया था, तो उस प्रत्यय के कारण से प्यायी अंग बन चुका है। अब अंग में विकृतियां आ रही हैं, विकृति माने परिवर्तन, संप्रसारण करना इत्यादि जो भी कार्य हो रहे हैं ये सब विकृतियां कहलाती हैं, परिवर्तन हो रहे हैं। तो एक उदाहरण देते हैं ना कि कोई कुत्ता है और उसकी मूंछ कट गई बेचारे की, तो अब वो कुत्ता है कि नहीं है? है। तो एक परिभाषा भी दी है वैयाकरणों ने कि एक देश विकृतम अनन्यवत भवति। अगर कोई एक देश विकृत हो भी जाता है तो वही वस्तु रहती है, परिवर्तन नहीं होता। इस तरह से ठीक है, हमने संप्रसारण कर लिया, पी बना लिया और फिर द्वित्व भी कर लिया, कोई बात नहीं है, लेकिन जो अंग था वो अंग अब भी बना रहेगा। और जितने अंश में हम यणादेश कर रहे हैं एरने काचो से, क्योंकि द्वित्व वाला भाग तो पूर्व में आया है ना, तो हमें कोई आपत्ति भी नहीं है उसमें, कुछ भी वृद्धि होती रहे, और वृद्धि भी अंग को ही हुई है, उस दृष्टि से वो अंग भी है, यहाँ पर कोई अंतर नहीं पड़ता है। और यदि किसी को आपत्ति है कि नहीं वो तो अलग है, तो ठीक है कि हम जिसको यण कर रहे हैं वो तो अंग था, उतना भाग मतलब तो अंग। उसका कंडीशन था ना आचार्य कि अनेकाच वाला पूर्व हाँ, तो अनेकाच जितना होगा। अंग था प्रारंभ में, जब हमने अंग संज्ञा की थी उस अवस्था में पहुंच जाओ, उस अवस्था में अनेकाच नहीं था जिस समय अंग संज्ञा की थी। अब बाद में कुछ भी होता रहे, लेकिन अंग संज्ञा करते समय एकाच था, तो इसलिए यणादेश हो जाएगा, वहां कोई अंतर नहीं आएगा। अब तुम लोग पढ़ रहे हो प्रथमा वृत्ति, और बातें ऐसी आती हैं कभी कभी जो महाभाष्य तक पहुंचती हैं। नहीं आचार्य, उसका सूत्र का अर्थ ही पूरा नहीं आ पाया, अनेकाच। हाँ, तो सूत्र का अर्थ इतना ही रखना है कि जो अंग है जिसको हम अंग बोल रहे हैं, तो अंग का तात्पर्य अंग संज्ञा करते समय, अंग संज्ञा जब हो रही है तब देखो कि एकाच की हो रही है कि अनेकाच की हो रही है। एकाच की हो रही है। अच्छा, तेरा प्रश्न यह है कि द्वित्व करने के बाद ये अनेकाच बन गया, ऐसा कहना? हाँ, ये उसमें उदाहरण भी निन्यत हुआ था, तो नी नी अब ये अनेकाच है, इसीलिए ऐसा करता उसमें। तो ये तो अच्छा हुआ है, सूत्र को लाभ हो गया उसमें, कि जिस समय अंग संज्ञा की थी उस समय तो एकाच ही था ये, जी लेकिन बाद में वृद्धि होते होते उसका शरीर पुष्ट हो गया है तो वो अनेकाच बन गया है। हाँ, इसीलिए मतलब अभ्यास को मिलाकर के हम सूत्र की अंग सहायता, कहेंगे। सूत्र की सहायता हो चुकी है, लेकिन मेरा कहना यह है कि यदि किसी सूत्र में, चलो यहाँ नहीं है ऐसी स्थिति, यदि कहीं अन्य सूत्र में ऐसी समस्या आती भी है तो उस अवस्था में अंग संज्ञा करते समय की स्थिति को पकड़ेंगे, और यहाँ पर जो बाद में वृद्धि हुई है उसको लेकर के अनेकाच मान लेंगे, तो इसमें तो सूत्र की सहायता हुई है, कोई उसमें आपत्ति नहीं है। और फिर उदाहरण भी देखे जाते हैं, उदाहरण स्वयं बता रहे हैं कि सूत्र किस तरह से लग रहा है। आपित्य उदाहरण ही ये बता रहा है कि यहाँ पर सूत्र लग रहा है, ये एरने काचो, ये वर्णांत है, और वर्तमान में जो स्थिति है वो अनेकाच बन चुका है, अनेकाच अंग हो गया अभी ये। तो संप्रसारण में यहाँ पर जो लीड्यंगोष्ठ सूत्र आया था, इसमें तो ऊपर से अनुवृत्ति प्यायः पी अर्थात पी जो प्याय धातु थी उसकी आ रही थी और उसको पी आदेश किया गया था, तो वो तो वहीं समाप्त हो गया। लेकिन लीड और अंग यहाँ पर कह करके पांडे ने एक अन्य लाभ ले लिया कि अगला सूत्र भी उनको सरलता से यहाँ पर रखना हो गया, क्योंकि ऊपर से अनुवृत्ति इसकी ले ही लेंगे। तो अगला सूत्र है विभाषा श्वेः।
विभाषा प्रथम एकवचनांतम, श्वे षष्ठी एकवचनांतम। तो श्वी धातु उसमें भी आई हुई है, वची स्वपी में है ना, यजादि गण में है ये, वहां भी आई हुई है। लेकिन यहाँ कहने का तात्पर्य, क्योंकि विकल्प कहा जा रहा है, तो एक तो लिट लकार भी ले लिया जो कि वची स्वपी का भाग बन जाता है। तो लिटि यंगी च परतः श्वी धातु संप्रसारणम भवति विभाषा। अब लिट लकार में तो वची स्वपी से हो ही रहा था, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि वहां ये प्राप्त था, और प्राप्ति में विकल्प होना इसे क्या कहते हैं, प्राप्त विभाषा। प्राप्ति तो हो रही थी ना, तो प्राप्ति में विकल्प किया गया तो ये हो गया प्राप्त विभाषा। एक अब वचन ये में नहीं होगा ना सर, है, एक वचन में। हाँ वहां भी ले लेंगे, अभी जहां हो रहा है वहां की बात कर रहा हूं मैं, अतुस उस आदि में। तो ये तो हो गया प्राप्त विभाषा। अच्छा, यंग में प्राप्त था क्या, क्योंकि गृहीजा में तो आई नहीं है धातु ये, तो यंग में जो प्राप्ति दिखाई जाएगी ये है अप्राप्त विभाषा। यहाँ संप्रसारण प्राप्त नहीं था और विकल्प से उसकी प्राप्ति की जा रही है। दूसरे लिट में भी जहां पर कित नहीं है, टिप सिप और मिप में, वहां पर भी ये अप्राप्त विभाषा है। तो इस तरह से इसको क्या बोलेंगे, प्राप्ता प्राप्त विभाषा। महाभाष्य में गणना कर दी गई है सारे सूत्रों की, जितने भी है ना ये प्राप्ता प्राप्त विभाषा वाले, उन सबको एक ही स्थल पर रख दिया गया है। तो इस तरह से यहाँ पर पहले लिट का उदाहरण लिया हमने, पहले अप्राप्त विभाषा वाला शुशाव। तो शुशाव में श्वी धातु से और लिट लकार ला करके तिप कोणल हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, पहले पहले क्या करेंगे, वृद्धि, क्योंकि णल है तो वृद्धि प्राप्त हो रही है ना, श्वी धातु है ना, तो श्वी को वृद्धि प्राप्त हो रही है, क्या श्वई, तो वृद्धि प्राप्त हो रही है। तो क्या करेंगे यहाँ पर, पहले यहाँ तो संप्रसारण करना है ना हमें, ठीक है ना। तो यहाँ ये जो है ना, जितने भी कार्य होते हैं आगे आने वाले, संप्रसारण जहां होता है तो उसको बलवान माना गया है, तो संप्रसारण का कार्य पहले हो जाएगा। एक परिभाषा जो है ना आती है उसमें कि संप्रसारणम और संप्रसारणाश्रयम च कार्यम बलियो भवति। संप्रसारण भी बलवान है और संप्रसारण से संबद्ध अन्य कार्य हैं वो भी बलवान कहलाते हैं। तो वृद्धि को रोक देंगे, जो कि अंतरंग है वृद्धि, तो अंतरंग होने पर भी नहीं हो पाएगी। अंतरंग का तात्पर्य उसको तो केवल णित प्रत्यय चाहिए आगे, ठीक है ना, प्रत्यय आते ही सूत्र लगना चाहिए, प्रत्यय पर रहते तुरंत ही। तो संप्रसारण और उसका जो उससे आश्रित कार्य बलवान रहते हैं। तो संप्रसारण हो गया, अब क्या बन गया, श्वी का शु, वकार को उ, संप्रसारणाच्य। संप्रसारणाच्य हमेशा लगाते रहना जब भी स्वर आगे आएगा, तो प्रायः होता ही है ऐसा। तो शु को अब यहाँ पर वृद्धि करें या द्वित्व करें, पहले वृद्धि, वृद्धि करें, यहाँ वृद्धि कर लो, कोई अंतर नहीं पड़ता है ना। अब वृद्धि कर लेंगे तो उसके बाद फिर द्विर्वचनेची लगा सकते हैं, रूपादेश हो जाएगा, वृद्धि भी होगी फिर आवादेश भी होगा। तो यहाँ पर शु शाव ये तो इस तरह से बन जाएगा। लेकिन जब नहीं करेंगे संप्रसारण, तब तो सरल है, कुछ करना ही नहीं है, सीधा वृद्धि किया, आय आदेश किया, उसके बाद फिर द्विर्वचनेची लगाते हुए द्वित्व कर लिया। तो द्वित्व करेंगे जब, क्योंकि हमने पहले बना लिया है श्वाय, अब द्वित्व करेंगे तो अभ्यास में क्या आएगा, श्वी, द्विर्वचनेची से श्वी श्वाय, लाधिशेष शिश्वाय। ये तो हो गया अप्राप्त विभाषा का।
दूसरा दिया है अप्राप्त विभाषा, क्योंकि अब बची सपी से प्राप्त था आगे, तो उस आदि में वहां पर भी सारी इसी प्रक्रिया से श्वी को संप्रसारण शु। अब यहाँ तो वृद्धि गुण कुछ होना नहीं है, तो शु को फिर द्वित्व करके आगे उवंग हो जाएगा अचिष्णु से, क्योंकि यण को तो बांध लेगा ना अचिष्णु सूत्र, यण को बांध लेगा, वो इक्वलची वाले यण को रोक देगा। तो शु शु वतुहु, जिस समय नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं, द्वित्व करना है और इयंग आदेश कर देना है अचिष्णु से, तो शी श्वीयतुहु। ऐसे ही यंग में भी यंग प्रत्यय जब कर लिया हमने तो श्वी को तुरंत ही संप्रसारण। अब यहां पर श्वी को संप्रसारण तो शु य, अब सन्निंगों से यहां पर द्वित्व कर लेंगे, और अभ्यास में गुणों यंग लुको हो, यंग और यंग लुक में गुण होता ही है, तो शो शु अकृत सार्धातुकयोर दीर्घ शोषूयते। दूसरे पक्ष में संप्रसारण हुआ ही नहीं, तो श्वी को ही द्वित्व और अकृत सार्धातुकयोर दीर्घ। अभ्यास में हलादि शेषः लगाने के बाद, क्योंकि संप्रसारण में तो हलादि शेषः लगाना ही नहीं है, यहां तो लगाना होगा ना, वकार भी है शकार भी है, तो वकार हट गया, शी श्वी गुण होकर के शे श्वी और दीर्घ होकर के शे श्वीयते। इन सिद्धियों में ज्यादा घबराहट होती है छात्रों को, लेकिन कुछ नहीं है, सरलता से देखोगे क्रम से तो कोई ज्यादा परेशानी नहीं होती है। ये 2-3 सूत्र हैं ऐसे। ऐसी आगे है णौच सनिश्चंगो हो, णौ सप्तम में कुशनांतम च व्यापदम सनिश्चंगो हो सप्तमी द्विवचनांतम। अब पीछे से धातु आ गई, ये श्रृंखला बन जाती है, पहले लेड अंगोष्ठ की निवृत्ति लेकर के अगला सूत्र बना दिया, अगले सूत्र में से कुछ शब्द लेकर के उससे अगला बना दिया, सब एक तरह से जुड़े हुए हैं लड़ी के समान। तो सनिश्चंगोह में भी सप्तमी दिखाई दे रही है, णव में भी सप्तमी दिखाई दे रही है, तो स्पष्ट है कि विशेषण विशेष भाव करना होगा, क्योंकि दोनों एक साथ परे कैसे मिल जाएंगे, भाई परे तो एक ही होता है, या तो हम बंधन में हैं तो मुक्ति परे है, और मुक्ति में है तो बंधन परे। दोनों एक साथ कैसे हो जाएंगे, एक ही तो परे होगा ना। अब आज सोमवार है तो मंगलवार ही तो परे होगा ना आगे, ये तो ना कि मंगल भी है बुध भी है। एक एक करके आएगा। तो यहाँ पर जब विशेषण विशिष्ट भाव लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे अब, क्योंकि वहां भी तो बुद्धि चलानी पड़ेगी ना। हम ये कहें कि णिच परक सन चंग परे रहते, ऐसा होता ही नहीं है कि सन चंग ले आए और फिर बाद में णिच परे हो तो जाएगा आगे, लेकिन दोबारा धातु संज्ञा करनी पड़ेगी फिर। तो इसलिए सन और चंग इनको आगे लेंगे, णिच पहले रखेंगे, छोटा है उसको पहले ले लिया, वो दो हैं उनको आगे ले लिया। तो इसलिए अब सन और चंग को पहले बोला जाएगा, सन परे चंग परे चरण उपरतः, यानी णिच हो तो आगे धातु के, लेकिन वो अकेला णिच नहीं चाहिए, उसका साथी भी साथ में या तो सन ले आओ या चंग ले आओ। तो सन परे चंग परे चरण उपरतः स्वी धातु हो विभाषा संप्रसारणम भवति। तो पहले सन का देखेंगे, तो पीछे के उदाहरणों में तो हम केवल धातु पाठ से धातु लेकर के और उसके रूप बना दिए, यहां पर पहले णिच लाना होगा, प्रक्रिया यहां से प्रारंभ होगी, हेतु मतिच लगाने के बाद, तभी ये अन्य जो है कार्य होने हैं। तो श्वी के आगे णिच ले आए पहले, श्वी और णिच। अब श्वी और णिच ला करके इसमें भी देखो एक विचार उठता है कि हम पहले वृद्धि आदि कर लें या फिर अन्य कोई प्रत्यय लाना है वो लेकर के आए धातु संज्ञा करके।
तो हमें यदि अन्य कोई प्रत्यय नहीं लाना होता है, लकार लाना है आगे केवल, तो उस अवस्था में हम धातु संज्ञा करके और फिर अंतरंग कार्य, वृद्धि, गुण, जो भी कुछ होना है, आए आओ आए आओ, ये सब करके और लकार ला करके रूप चलाने लगते हैं। लेकिन जब हमें और भी प्रत्यय लाना है, धातु संज्ञा करके फिर एक नई धातु और बनानी होती है, तो उस अवस्था में हम जो अंतरंग कार्य है ना, उनको रोक देते हैं थोड़ी देर के लिए। हम श्वी और ई, णिच का ई, बस इसी अवस्था में वृद्धि आदि कार्य नहीं करेंगे अभी, ये तो बाद में होते रहेंगे। फिर पहले हम एक धातु का स्वरूप तो रख लें सामने। कोई कहेगा धातु बन तो गई, बन गई, लेकिन हमें चैन तो नहीं पड़ रहा है, हमें और प्रत्यय भी जोड़ना है अभी एक। उसके बाद जो धातु संज्ञा होगी, है ना, फिर परिवर्तन नहीं करेंगे हम। तो अन्य प्रत्यय जोड़ना है हमें, सन, तो सन को भी ले आएंगे फिर अब। तो श्वी ई और फिर सन, क्योंकि प्रक्रिया में ये प्रश्न उठेगा ना कि हम श्वी और ई ले आए, अब वृद्धि और आय आदेश करें या कि फिर हम सन प्रत्यय लाएं धातु रेखा से, उससे धातु कर्मण से, इसलिए पहले सन ले आएंगे। तो श्वी ई और स, यहां तक आने के बाद अब देखेंगे क्या क्या करना है। अब क्योंकि सन आ गया है, तो सन आते ही फिर द्वित्व का कार्य प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है ना। अब द्वित्व का कार्य प्रारंभ होगा, तो उस अवस्था में अभी मैंने कहा था कि संप्रसारण बलवान होता है। संप्रसारण जो है ना, ये बलवान रहता है। तो पहले संप्रसारण जो इस सूत्र से प्राप्त हो रहा है, णउचर संश्रंग हो, ये वाला कार्य पहले होगा। तो श्वी ई स, यहां संप्रसारण करके श्वी को बन गया वकार को उ, संप्रसारणाच पूर्व रूप शु, शु ई सन, ये है स्थिति। अब यहां पर णिच को मान करके जो मैंने पहले रोक दिया था वृद्धि आदि करना, अब कोई बात नहीं, अब तो हम धातु यही रखनी है हमें, आगे और धातु नहीं बढ़ानी है। कहां तक प्रत्यय जोड़ते रहेंगे? और णिच भी कर लिया, सन भी कर लिया, अब क्या यंग करना है या कुछ और करना है? अब अंतरंग कार्य अंदर के ले लेंगे। अब तो णिच को मान करके वृद्धि शु को कर लो। अब संप्रसारण तो हो गया, बलवान था वो पहले होना था। उसके बाद वृद्धि हो गई शौ, शौ ई सा, अब आवादेश भी हो जाएगा साथ में, क्योंकि अब द्वित्व वाला तो काम बाद में होता है, ये पीछे भी हम देख चुके हैं। वृद्धि आय आव आय आव गुण, ये सब पहले कर लेते हैं। तो शव ई स आवादेश होकर के शाव, शाव ई स। अब यहाँ पर जो धातुएं उपदेश अवस्था में, यानी कि हम धातु पाठ से जब पकड़ते हैं उनको, तो वहां तो सेठ अनिट की व्यवस्था को हम देख लेते हैं, एकाच उपदेशन धातत आदि सूत्र लगा लेते हैं। लेकिन जिन धातुओं को हम सनाद्यंता धातव से धातु संज्ञा करके बनाते हैं, वहां पर एकाच उपदेशन धातत वाला जो प्रकरण है पूरा, उसका कोई संबंध नहीं है। समझ में आ गया ना? तो सारी धातुएं सेठ कहलाती हैं। ये कौन सी? सनाद्यंता धातव से धातु संज्ञा जिनकी हो जाती है। तो सन को इडागम भी होगा, क्योंकि णिच प्रत्यय हरिजंत धातु है ये। तो अब दो ई हो गए, शावी और इडागम और सा। अब द्वित्व का कार्य इतना करने के बाद अब द्वित्व करेंगे। अब यहां पर एक बात आएगी कि शावी ई सा, क्या हम द्विवचनेची सूत्र लगा सकते हैं यहां पर या नहीं? बताओ, उत्तर दो मुझे। देखो, द्विवचनेची का अर्थ एक बार फिर मस्तिष्क में ले आओ। कई बार तुम लोगों को उलझन हो चुकी है सूत्र के विषय में। क्या अर्थ है एक बार बोलना तेजस्विनी? द्विवचनेची का संक्षेप में, पूरा अर्थ भी आ जाए लेकिन संक्षेप में ही रखना है। क्या अर्थ होगा एक वाक्य में बोलें तो? दुर्वचन निमित्तक अच परे रहते, दुर्वचन करते ही समय अजादेश रूपादेश होगा। हाँ, रूपातिदेश हो जाएगा। अब यहाँ पर स्थिति देखो, हमारे पास में है शावी, णिच को मिला दिया हमने शावी, आगे है ई, इट का ई और सा।
तो ये जो शावी है, आव और वृद्धि, इनसे पूर्व अवस्था थी शु, क्या वो आ सकती है यहाँ पर द्वित्व करते समय या नहीं? संनिंगों से करेंगे तो ध्यान रखना, संनिंगों से जब द्वित्व करेंगे तो द्विर्वचन निमित्तक अच परे रहते, यहीं पर बात अटक जाएगी। अब बताओ मुझे कौन सा है द्विर्वचन का निमित्त अच, यहाँ पर आजादी प्रत्यय कौन सा है? दिखाई दे रहा है कोई? तो नहीं हो पाएगा, तो बन जाएगा शुषा वैशति। अब तो शाव को ही द्वित्व होगा, फिर शिशा वैशति बनेगा, सन्निता लगाएंगे बाद में, रस्वा लगाने के बाद। आजादी प्रत्यय सन ही है ना आचार्य जी, ईट आया तो ईट सन का ही अंग हुआ, तो आजादी प्रत्यय। अच्छा, इट आजादी है, मान लिया, बहुत अच्छा उत्तर तुम्हारा, लेकिन क्या द्विर्वचन निमित्तक है ये? कोई सूत्र है ऐसा जो ये कहता हो इट परे रहते धातु को द्वित्व हो जाता है? सन्नंत को लेना है। सन्नंत धातु ली है हमने द्वित्व करने के लिए, फिर कोई हमें आजादी प्रत्यय भी चाहिए आगे, वो भी द्विर्वचन निमित्तक हो, बड़ी बाधाएं है ना ये। तो यहां पर भी एक नियम बनाया गया कि ये जो बीच में अणिच फंसा हुआ है, शावी ई है ना, ई, तो यद्यपि आजादी तो है ये अणिच, लेकिन द्विर्वचन निमित्तक नहीं है। तो एक नियम बनाया कि ऋणिच को जो है ना, ऋणिच पर रहते, जैसे हम द्विर्वचन निमित्तक अच पर रहते स्थानीवत कर लेते हैं, रूपातिदेश कर लेते हैं, उसी प्रकार ऋणिच को मानकर के भी रूपातिदेश हो जाता है। तो णौ कृतम स्थानीवत भवति, णौ ऋणिच पर रहते भी जो स्थानीवत का कार्य है द्विर्वचनेची का, क्योंकि द्विर्वचनेची में प्रयोजन गिना दिए गए हैं मुख्य रूप से, तो जो मैंने कल इसको बताई थी तेजस्विनी को, इसने प्रश्न किया था फोन पर, लेकिन यहाँ इतना और जोड़ लेना उसमें कि नीचे जब आगे आता है तो इसको मान करके भी, लेकिन नीचे आते ही नहीं, नीचे के आगे फिर और जैसे सन यंग आदि लाते हैं, और वहां जब सन्निंगों से हम द्वित्व करते हैं, क्योंकि द्वित्व करते समय ही तो द्विवचन लगाएंगे ना, अब केवल नीच पर रहते तो द्वित्व होता नहीं है, तो उस अवस्था में स्थानीवत का कार्य यानी कि रूपातिदेश वाला कार्य हो जाता है। तो ये नियम यहां पर ध्यान रखना। अब इन्होंने यहाँ सिद्धि में परिशिष्ट में दे तो दिया है, लेकिन ये जब प्रश्न किसी के अंदर उठेगा तो बेचारा वो तड़पता ही रहेगा, ये द्वित्व यहाँ, ये स्थानीवत यहाँ पर हो कैसे गया, यदि गहराई से विचार करेगा तो। नहीं तो ठीक है, अगर गहराई से नहीं करेंगे तो सीधा सूत्र लगा दिया द्विवचनेची, सोचा ही नहीं। सोचना क्या होता है असल में, द्विवचनेची का अर्थ ही नहीं ध्यान रहता है कि है क्या बस ये ध्यान रहता है कि द्विवचन करने में स्थानीवत हो जाता है, लेकिन वहां पर द्विवचन को 2 बार बोला गया है, द्विवचनम च इति द्विवचनम, समास यही तो किया था, समास तो नहीं कहेंगे इसको, एक शेष कहेंगे तो 2 बार बोला गया है, तो अच के साथ भी जोड़ते हैं, द्विवचन निमित्तक अच, और दूसरा द्विवचन जो है वो द्विवचन करने में ही रूपादेश होता है, दोनों अवस्था, दोनों भागों में नहीं, केवल अभ्यास वाले भाग में बस। चलो स्थानीवत कर लिया हमने, रूपादेश कर लिया, तो आगे आ गया अब शु अभ्यास में, शाव नहीं है, यानी आव आदेश के पीछे हटे तो शव, फिर वृद्धि से भी पीछे हटे तो शु, 2 कदम पीछे हटेंगे अब, तो शुशावी ई सा। अब आगे का कार्य कोई ज्यादा कठिन नहीं है, यहाँ पर गुण भी हो जाएगा। गुण किसको होगा? ये जो नीच का ई है, आगे जो सन इडागम सहित सन है उसके परे रहते जो नीच का ई है उसको गुण हो गया, तो शुशावी, और शुशावे के बाद फिर अयादेश कर लो, शत्व करके शुशावैष। अब ये धातु हमारी नई है यहाँ पर, सनातनता धातु पर। अब यहाँ यह भी ध्यान रखना होता है कि जैसे हमने सन्निंगों को लगाया, तो सन्निंगों में
लिटि धातु हो सूत्र से, क्योंकि धातु का प्रकरण चल रहा है वहां पर, तो धातु लानी चाहिए या नहीं, धातु की अनुवृत्ति है उसमें या नहीं धातु की, इन्होंने दिखाया यहाँ पर है आचार्य जी। है। है आचार्य जी। तो धातु की अनुवृत्ति जब है तो हम सनातनता धातु अंत में लगाएंगे या द्वित्व करने से पहले लगाएंगे, संलिंग के लगाने से पहले लगाएंगे। तो बहुत से संशोधन की आवश्यकता है इस पुस्तक में, यहाँ इन्होंने अंत में जाकर के दिखाया है इसको, सारी प्रक्रिया करके द्वित्व आदि सब करके पहले ही लगा लेंगे, संलिंग से पहले। तो शुषावैशति बाद में शब्द पा करके ये बन गया। अब दूसरे पक्ष में तो हमें ये सारे पापड़ नहीं बेलने हैं, जितना भी किया था हमने अब तक, तो उसमें क्या होगा अब, क्योंकि द्वित्व विकल्प से हो रहा है ना, वो संप्रसारण विकल्प से हो रहा है, तो दूसरे पक्ष में क्या बनेगा, शिश्वायैषति। तो यहाँ तो श्वी है, उससे णिच आएगा, फिर सन आएगा, सन को इडागम भी है, अब श्वी को वृद्धि होगी, श्वई, आय होगा, श्वाय, देखो पीछे वृद्धि हुई थी शाव, वहां औ था, यहाँ आई है, तो श्वाय। अब जब द्वित्व करेंगे तो वो नियम यहाँ भी लागू होगा कि णिच पर रहते भी स्थानीवत रूपातिदेश हो जाता है। तो श्वी, श्वाय, फलादिशेष शी, स्वाई, फिर गुण अयादेश, शिश्वायैषति। आगे चंग में भी दो रूप बनेंगे, तो चंग में भी यहाँ पर श्वी धातु से णिच करके स्थिति है श्वी और ई, णिच करने के बाद। अब देखो यहाँ हमें दोबारा धातु संज्ञा नहीं करनी है, और कोई ऐसा प्रत्यय नहीं लाना है जिसको ला करके सनातनता धातु है लगाना पड़े। तो अब यहाँ पर हम वृद्धि करें या नहीं श्वी को, करेंगे। करेंगे, लेकिन फिर भी आगे की चर्चाएं, आगे का जो हमें क्या क्या कार्य करना है वो भी ध्यान में रखना होता है। तो उसके लिए हमने धातु तो बना ली सनातनता धातु से श्वी और ई, और आगे हमें रूप चलाना है उसका लुंग लकार में, लुंग का ही तो रूप है ये, अशु शब्द लुंग का रूप है। तो यद्यपि होना तो यही चाहिए कि जब णिच प्रत्यय ले आए हैं हम, तो वृद्धि और आय आदेश ये कर लें पहले से, और कर लेंगे तो बन जाएगा श्वाई, ये स्थिति बन गई ना श्वाई। इतना तो कार्य कर लिया हमने, श्वी को वृद्धि करके श्वई और आय आदेश करके श्वाई, और धातु बना ली। अब यही नियम होता है कि धातु संज्ञा करके अब लकार लाएंगे हम, जो भी लाना है वो सनातनता धातु है ला करके। हाँ, यदि और कोई प्रत्यय लाना होता है तो ये कार्य नहीं करते हैं, यहाँ तो सीधा लकार ही लाना है। तो यहाँ श्वाई बना करके अब लकार ले आए लुंग, और वहां पर चंग प्रत्यय भी, संप्रसारण करना है ना। देखो संप्रसारण की स्थिति आएगी चंग आने के बाद, हम णुच संशंगो लगा ही नहीं पाएंगे जब तक कि चंग नहीं आ जाएगा। अभी तो चंग बहुत दूर है, दिल्ली दूर है, अभी वहां तक नहीं पहुंच पाए। तो अब श्वाई ला करके लुंग लकार आया, और लुंग है चिली आएगा, चिली को फिर ऋणजंत होने से ऋणीश्री दुसुभ्य से चंग हो जाएगा। इधर अडागम को भी रखना है, तो अ श्वाई है, और आगे चंग का अ, और जो लकार आया है उसके स्थान पर तिप का तकार भी रख लो। यहां तक स्थिति हुई। अब यहाँ पर णुच संष्टंग हो आ गया कि सन परक, यहाँ चंग परक माना जाएगा, चंग परक णिच परे है, तो श्वाई को संप्रसारण होगा। अब संप्रसारण होगा तो धातु को ही तो करेंगे, वो तो णिच मिला हुआ है उसमें पहले से,
धातु एक और बनी थी ना, एक धातु पहले थी, एक धातु बाद में बनी है। तो सूत्र में तो यहाँ पर णियंत धातु थोड़ी ली गई है, मूल धातु है ना सूत्र में। तो विभाषा श्वे से अनुवृत्ति आ रही है, वो मूल धातु श्वी की आ रही है ना, तो श्वी को देखेंगे हम। तो श्व में जो श्वाई में जो निश्वाय ई को अलग कर दो, ऋणिच का ई, तो श्वाय में जो वकार है, ठीक है ना, उसको संप्रसारण करेंगे धातु को। ये जो यकार दिखाई दे रहा है ये तो आय आदेश का यकार है, तो बन गया शु, संप्रसारणाचय लगा करके। अब उसको द्वित्व कर लो शु को। लेकिन यहां पर इन्होंने इस तरह से नहीं दिखाया है, इन्होंने जो है ना ऋणिच ला करके पहले उसको वृद्धि और आय आदेश नहीं दिखाया है। तो एक मत यहाँ नहीं हो पाते हैं, कोई कैसे ही करता है, कोई कैसे ही करता है। यद्यपि कोई बाधा तो नहीं आती है, बन तो वही जाएगा रूप। यहाँ इन्होंने जो है चंग आगे दिखाते हुए और ऋणिच को ज्यों का त्यों रखा हुआ है, धातु का स्वरूप भी ज्यों का त्यों है, श्वी ऐसे ही है ये। लेकिन हमने जिस तरह से बनाया था अभी, तो वहां संप्रसारण करने के बाद फिर जब द्वित्व करेंगे तो हलादि शेष लगा करके अभ्यास में क्या बचेगा हमारे पास में, केवल शु ही तो बचेगा, शु बचेगा। और आगे की क्या स्थिति रहेगी फिर, क्योंकि हमने पहले श्वाय बनाया हुआ है ये। तो इस तरह से यहाँ जो रूप दिखाई दे रहा है हमें, जो प्रयोग में आ रहा है वो आ रहा है अशु शब्द। तो अशु शब्द जब रूप आ रहा है यहाँ पर, हमने जिस तरह से अभी दिखाया था, तो इस तरह से तो कुछ और ही बनने जा रहा है। अभ्यास में तो ठीक है हमने शु बना लिया, लेकिन अगला जो भाग है, क्योंकि हम वृद्धि पहले कर चुके थे श्वाय, तो वृद्धि कर लेंगे पहले से, तो श्वाय का क्या बनेगा फिर, हम ह्रस्व भी कर लें, णु चंग धाया ह्रस्व से, तो श्वय बनेगा, तो अशु शब्द नहीं बन पाएगा। और रूप ऐसा ही प्रयोग में आ रहा है। तो इन सब बातों को देखते हुए जो उन्होंने दिखाया यहाँ पर, वो उस तरह से दिखाया है कि यहाँ पर पहले वृद्धि नहीं की गई है, ऋणिच प्रत्यय पर रहते, श्वी धातु के आगे ऋणिच भी रखा हुआ है ज्यों का त्यों, और कोई भी कार्य अंतरंग नहीं किया गया। उसके बाद धातु संज्ञा करके लकार को भी ले आए हैं, लकार लाने के बाद चिली हुआ, चिली को चंग हुआ है। ये सारे कार्य करते हुए अब यहाँ पर ये मान लिया गया कि संप्रसारण और संप्रसारण से संबद्ध जो कार्य हैं वो बलवान होते हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है ना, इन बातों को आगे ध्यान में रखते हुए, बहुत से सिद्धियां ऐसी होती हैं कि आगे क्या होने वाला है, आगे क्या स्थिति बनेगी, कौन कौन से प्रत्यय आएंगे, उन बातों को ध्यान में रखते हुए सूत्र लगाए जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आदेश उपदेश स्थिति, ऐसे ही एक था सूत्र आर्ध धातु के दूसरे अध्याय में था ना, यहाँ पर हम विषय सप्तमी मान करके और सूत्र को लगाते हैं। यहाँ पर भी ऐसे ही है, क्योंकि संप्रसारण, अभी जो मैंने बताया था कि संप्रसारण और संप्रसारण से संबद्ध कार्य बलवान होते हैं। तो संप्रसारण अभी तक तो उपस्थित था नहीं जब तक हमने ऋणिच रखा था सामने, और वृद्धि प्राप्त होने लगी थी। लेकिन वक्ता को ये तो पता है कि मुझे रूप बनाना क्या है, ये तो पता है ना, अशु शब्द बनाना है। हम जब सिद्धि करते हैं तो बने हुए रूप को ध्यान में रखते हुए करते हैं, या जैसे कोई पथिक जा रहा है और उसका लक्ष्य यह है भाई मुझे चलो टहलना है थोड़ा सा, तो टहलना है तो टहलना लक्ष्य होते हुए और रास्ते पे चलने लगा। अब उसको नहीं पता था रास्ता कहाँ कहाँ मुड़ेगा, उसने कहा जहां जहां मुड़ेगा मुड़ते जाएंगे, क्या अंतर पड़ता है इसमें, कोई गंतव्य तो निश्चित किया नहीं कि मुझे वहां जाना है, तो चल पड़ेगा, जहां रास्ता मुड़ेगा मुड़ जाएगा। तो ये तो सिद्धि ऐसे की जाती है कि सिद्धि करते गए, जो जो सूत्र सामने आता गया उसको उठा उठा के रखते गए, लगाते गए, क्या बना हमें क्या लेना देना, जो बना सो बना। एक होता है गंतव्य का निश्चय। अब गंतव्य का निश्चय अगर हो गया है और रेलवे स्टेशन पर, बस स्टेशन पर गए, तो कहीं निश्चय तो करेंगे ना कहाँ की बस पकड़नी है, कहाँ की ट्रेन पकड़नी है, कि नहीं नहीं जो आ रही है, जो खड़ी है प्लेटफॉर्म पे चढ़ जाओ, इसी में जहाँ जाएंगे पहुंचेंगे पहुंच जाएंगे।
ऐसा तो नहीं है। तो व्याकरण में क्या होता है कि व्याकरण में सिद्धि जो बनी हुई है पूरी, है ना, जो खाना बना हुआ है पहले से, उसको देख करके हम प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं कि ऐसा ऐसा हमें भी बनाना है। पहले से किसी ने बनाया हुआ रखा है, उसकी रेसिपी सामने रख करके अब बनाते हैं। ऐसे ही शब्दों की सिद्धि में होता है यहाँ पर भी। तो अशु शब्द को ध्यान में रखते हुए का तात्पर्य संप्रसारण आगे होना है, ये तो पता लग गया ना। अब उसको बलवान मान लिया गया, संप्रसारण का कार्य बलवान होता है। बलवान होता है तो फिर अभिवृद्धि आदि कार्य रोक देंगे, नहीं करेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पर वही प्रक्रिया है कि ऋणिस प्रत्यय भी है, आगे चंग भी है, लकार भी ले आए और रणुच संचंगो लगा करके, यानी कि चंगी सूत्र लगाने के बाद चंगी जो है ना द्वित्व, नहीं ये तो खैर बाद में करेगा, पहले संप्रसारण कर लिया हमने तो बन गया शु, और शु ऋणिच चंग और टिप का तकार है। अब ऋणिच को मान करके यहाँ वृद्धि हो जाएगी। द्वित्व करने से पहले तो ये वृद्धि आया अब ये सब कर लेते हैं, लेकिन संप्रसारण करेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा पहले से। तो वृद्धि और आवादेश करके बन गया शाव। अब देखो यहां पर भी जब हम द्वित्व करेंगे चंगी से, तो पीछे जो मैंने बताया था कि आजादी प्रत्यय द्विवचन निमित्तक आगे आना चाहिए, यहां ऐसा है या नहीं है? यहां तो मिल गया था ऐसा, चंग है तो चंग द्विवचन का निमित्त है और आजादी भी है। तो अब यहाँ पर वो नहीं कहना पड़ेगा मैं अणु कृतम स्थानीवत भवती, यहाँ द्विवचन से रूपादेश हो गया। तो अभ्यास में शु, आगे वाला भाग शाव, और आगे ऋणिच का ई है और चंग का आकार है और टिप का तकार है। तो अ शु शाव और ने ई अ और टिप का तकार। अब क्या करेंगे, क्या होगा आगे कार्य? भाई चंग है आगे ना, आर्धातुक है, अनिट है, तो ऋणिच को तो जाना पड़ेगा ना। तो ऋणिटी से ऋणिच का लोप हो जाएगा। अच्छा, अब जो शाब है आगे, जिसको हमने वृद्धि और आवादेश कर लिया था पहले ही, उसको हो जाएगा ह्रस्व उपधागु, णौ चंगी उपधाया ह्रस्व। और अभ्यास में जो ह्रस्वकार है शु में, तो वहां तो सूत्र बना हुआ है दीर्घ लघु अशु शवत, ये है। तो अभी जो मैंने बाद में सिद्धि बताई है, बस इसको ध्यान में रखो, इस तरह से सारी प्रक्रिया चलेगी यहाँ पर। तो बहुत सी बातें निकल के आई है कि एक तो जब संप्रसारण करते हैं तो इसको बलवान माना गया है। अच्छा जी, पहले चंगी में यहाँ पे हम विषय सप्तमी मान लेंगे, तो पहले ही संप्रसारण करेंगे। चंगी में विषय सप्तमी मान लेंगे तो ठीक है, अगर पाणिनि अधिकार दे देते कि छात्रों को भाई तुम कुछ भी कर सकते हो तो बात अलग थी। यहाँ पर हमारे मानने न मानने से नहीं, हमारे से अधिक जो विद्वान वैयाकरण है, व्याख्याकार पीछे करते चले आए हैं, चाहे महाभाष्य को ले लें हम, पतंजलि को या अन्य किसी को भी, इन्होंने सबने निर्णय कर दिए हैं पहले से। हमारे सामने कोई अनिर्णय की अवस्था नहीं है कि बहुत बाधा आ रही है, क्या करें, कैसे निर्णय करें, किसी ने कुछ बताया ही नहीं, किसी ने कुछ खोला ही नहीं, हमें यहाँ पर घने जंगल में ला करके छोड़ दिया, अब कहाँ जाएं, भटक रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है व्याकरण में। सारी समस्याएं पहले ही सुलझा दी गई हैं। हमें निर्णय नहीं करना है कि सूत्र का अर्थ यहाँ विषय सप्तमी माने कि पर सप्तमी माने या निमित्त सप्तमी माने। हमारे ऊपर बोझ नहीं डाला है पाणिनि ने, वो तो बना बनाया खाना परोस करके दे दिया है, खाना ही मात्र तो है। अब तो इस तरह से यहाँ अशु शब्द, और जब नहीं करेंगे संप्रसारण, तो उस अवस्था में भी वृद्धि आदि करके जब श्वाई, अभी तो बनाया था हमने शावी, और वहां वृद्धि और आय आदेश होकर के श्वाई। अब श्वाई में जब द्वित्व करेंगे तो रूपादिदेश होकर के श्वी श्वाई, और श्वी में हलादि शेष, तो अ श्वी, श्वाय को ह्रस हो गया, इसका तो लोप हो जाना है, अ शी श्वायत, अशुशवत
और अशिश्वयत्, ये इस तरह से बनते हैं। तो इस तरह से इन दो सूत्रों में विभाषा श्वे है और अणुच संश्चंगो, ये दोनों सूत्र श्वी धातु से संबद्ध रहे। अब आगे एक धातु और ली इन्होंने, वो भी दो सूत्रों में जाकर के समाप्त होगी। तो आगे है वह संप्रसारणम अभ्यस्तस्य च, वह षष्ठीक्वचनान्तं संप्रसारणम प्रथमैक्वचनान्तं अभ्यस्तस्य षष्ठीक्वचनान्तं च अभ्यपतम्। वह ये क्या है, वे धातु का आकार करके और फिर षष्ठी का एक वचन आकार का लोप करके। आकार को लोप कैसे होता है यहाँ पर, आतो धातु। और धातु कैसे है ये, धातु धातु पाठ से है ही, भूआदि धातु है। लेकिन आतो धातु में ये किसके अधिकार में है सूत्र, कौन कौन सा मुख्य मुख्य अधिकार है, भस्य अंगस्य। भस्य और अंगस्य। तो भस्य भ संज्ञा पहले होती है या पहले अंग संज्ञा होती है, अंग संज्ञा। तो हुआ धातु जो हमने ली थी हुए धातु, धातु पाठ से, धातु पाठ से लिए है हमने हुए, ठीक है ना। अब हम अंग इसको कब मानेंगे, ये अंग कब बनेगा, कोई प्रत्यय लाएंगे तब बनेगा अंग। प्रत्यय कौन सा ला रहे हैं हम, ngसी, ngस ngस ला रहे हैं षष्ठी का, तो ngस प्रत्यय धातु से आता है। नहीं, तो ngस प्रत्यय धातु से नहीं आता है, तो ngस तो आया नहीं, अब बनाते रहो अंग कैसे बनेगा, और अंग नहीं बनाया तो भ भी नहीं बनेगा, क्योंकि भ लाने के लिए तो स्वाद्युत्पत्ति करनी पड़ेगी, वो तो हो ही नहीं पा रही है, अटक गए यहीं पर। और जब दोनों नहीं बने, ना अंग बना ना भ बना, तो आत धातु कहां से आ जाएगा। क्या करेंगे अब, केवल शब्द मात्र उच्चारण में ही प्रातिपदिक मानेंगे इसमें। तो फिर और धातु जैसा नहीं है, कि तो फिर धातु नहीं है। हाँ, तो आतो धातु में योग विभाग है, आतो। नहीं, वो भी है, दूसरा एक और भी है कि हम अगर यहाँ क्विप प्रत्यय कर लें, है ना, और क्विबंतम धातुत्व न जहाती, धातु तो रहता ही है उसमें कृत होने पर भी, क्योंकि कृदंत प्रातिपदिक होते हैं ना, तो प्रातिपदिक को करने को नहीं रोका जा रहा है, प्रातिपदिक भी कहो उनको और धातु भी कहो, धातुत्व उनमें बना रहता है। एक ये है, दूसरा फिर इतने मात्र से कुछ और शब्द ऐसे रह जाते हैं जिनकी जिनकी समस्या दूर नहीं हो पाती है। जैसे एक त्वा का बताया था ना मैंने एक बार, त्वा षष्ठी में बनाते हैं तो त्वा के आकार का लोप धातु तो वहां किसी प्रकार भी नहीं बन पाएगी, धातु पाठ का शब्द ही नहीं है वो, तो फिर आता को अलग कर दिया, धातु को अलग कर दिया, ऐसे करके भी वो भी कर सकते हैं। तो जब आता को अलग कर लेंगे तो फिर हम यहाँ पर एक शब्द का अनुकरण मात्र लेकर के हुआ को और आकार को जो है लोप करके और हुआ बना सकते हैं। तो धातु में तो यह है कि दोनों प्रकार के समाधान हो जाएंगे, शब्द का अनुकरण मात्र ये भी है और दूसरा क्विप प्रत्यय करके भी धातु बनाएंगे। और क्विप प्रत्यय कर्ता में भी होता है, भाव में भी होता है, तो भाव मात्र में केवल हमने क्विप कर लिया, धातु तो रहेगा ही, भाव धातु को ही कहते हैं। तो वे धातु हो, अब यहाँ पर भी देखो अणुच संसंगो हो, ये पूरा सूत्र इसमें आ ही रहा है। तो सन परे चंग परे चरणौ परतः वह संप्रसारणम भवति, इतना तो ये अर्थ हो गया, वह संप्रसारणम यहां तक। यद्यपि काशिका में तो इसका योग विभाग कर दिया गया है, भाष्यकार ने चर्चा की है तो उन्होंने अलग ही रख दिया उसको। अब दूसरा जो भाग रह गया है अभ्यस्तस्य च, अब ये
अब यहाँ पर थोड़ा अर्थ समझना पड़ेगा हमें। इतना तो समझ में आ गया हमारे कि सन अणिच पर रहते, सन परक चंग परक अणिच पर रहते वे धातु को संप्रसारण होता है, ये तो स्पष्ट है। और इसके उदाहरण जो बनेंगे पहले उनको देख लो, जैसे कि जुहा वैशति, और यहाँ पर विकल्प वाला दुभाग हटा देना, विकल्प तो है ही नहीं। तो जैसे हमने शिश्वायी क्षति बनाया था, शुषावयी क्षति बनाया था, ठीक वही सारी प्रक्रिया अपना लो। इसमें कोई भी नया कार्य नहीं है, सारे के सारे सूत्र वही लगे हुए हैं, केवल संप्रसारण का सूत्र बदला है बस। तो हुआ को इनके पहले आकार तो हो ही जाना है, वो तो निर्निमित्तक है ना, आकार तो हो ही जाता है आगे प्रत्यार धातु आते आने की कल्पना करते ही। तो हुआ को संप्रसारण करके हु बन चुका है, आगे णिच है, उसके आगे सन है, सन को इडागम भी हो चुका है। ये सारी बातें जैसे पहले थी वैसे ही यहां पर भी है। तो हु को जब द्वित्व करेंगे, अब यहां पर णिच को मान करके हु को वृद्धि भी हो जाएगी, आव आदेश भी हो जाएगा जैसे वहां शुषावयी क्षति में किया था, और फिर दीर्घवचनेची से रूपातिदेश हो जाएगा। तो हु, हावी और इडागम और सन, है ना, इतना करके आगे णिच का लोप और रणौ चंग उपधाया, नहीं चंग तो है ही नहीं है, उसको नहीं लगाना है। तो णिच का लोप करके हु, हाव, ई, स, हु को झ, झकार को होशु और अभ्यास चर्च, जू, हाव, ई, स, जुहावी स, गुण अयादेश, जुहावैश, उसके बाद लटकार लगा ला करके शब्द जुहावैशति। ऐसे ही चंका वहां बनाया था हमने अशुशवत, ठीक उसी प्रक्रिया से बनेगा अजूहवत। कुछ भी अंतर नहीं है, केवल संप्रसारण के सूत्र का अंतर है। अब ये जो दूसरा भाग था अभ्यस्तस्य च, यहां थोड़ा समझना पड़ेगा कि अभ्यस्तस्य में षष्ठी है, उधर हुआ में भी षष्ठी है। तो संबंध षष्ठी यदि बना भी लें तो क्या अर्थ बनेगा भाई? अभ्यस्त संज्ञा होती है, ठीक है ना, अभ्यस्त संज्ञा होती है। तो अभ्यस्त संज्ञक वा धातु, ये संगत नहीं हो पाएगा। अभ्यस्त संज्ञा तो द्वित्व होने पर होती है, और यहां सूत्रकार क्या कह रहे हैं कि अभ्यस्त संज्ञक जो हुआ है उसको संप्रसारण होता है। तो ऐसी अवस्था कहां आएगी? अभी तो धातु हुआ, धातु पाठ से ली है हमने, तो उसका नाम तो अभ्यस्त नहीं है। अभ्यस्त हुआ धातु कहां से लाएंगे हम? हाँ, आगे हम जब कोई रूप चलाएंगे, कहीं द्वित्व होगा, तब जाकर के अभ्यस्तम लगेगा, तब अभ्यस्त बनेगी ये। तो आगे की बात को समझते हुए अब हमें सूत्र का अर्थ कैसे करना होगा कि अभ्यस्त का निमित्त, जहां आगे जाकर के अभ्यस्त नाम इसका बनेगा, ठीक है ना, उस अवस्था में इसको संप्रसारण होगा। देखो एक बात ध्यान रखनी है, अभ्यस्त होता है द्वित्व करने के बाद, अभ्यस्त नाम होता है द्वित्व करने के बाद, वो भी अभ्यस्तम। लेकिन हमने जब ये अर्थ किया कि अभ्यस्त का निमित्त जो हुआ धातु, इसका अर्थ इस रूप में करना है कि आगे चल करके जिसका नाम अभ्यस्त हो जाएगा, लेकिन संप्रसारण पहले ही करना पड़ेगा हमें। संप्रसारण करने की अवस्था में अभ्यस्त बना नहीं है, लेकिन हमें वादा तोड़ना नहीं है, अभ्यस्त बनाना अवश्य है आगे। तभी हम सूत्र का अर्थ कर पाएंगे कि अभ्यस्त का निमित्त जो हुआ धातु, अर्थात जिसका आगे चल करके अभ्यस्त नाम होना है। लेकिन उससे पहले ही जब ये निश्चय हो चुका है कि अभ्यस्त नाम होना है, उस निश्चय की अवस्था में ही हम संप्रसारण करेंगे। अब उदाहरण जैसे देखो,
कि जुहाव है, तो धातु हुए हुआ आकार होकर के आगे लिट लकार लाए, तिप ले आए, णल कर दिया। तो स्थिति क्या है अभी? वा और णल का अ है। वा और अ। अब यहां पर इस अवस्था में वा धातु क्या अभ्यस्त है? नहीं है, लेकिन पता है सिद्धि करने वाले को कि लिट धातु अभ्यास से सूत्र लगाना ही है हमें। द्वित्व होगा ही आगे चल करके, द्वित्व होगा तो अभ्यस्तम लगना ही है। तो निश्चय हो चुका है कि आगे चल करके इसका नाम अभ्यस्त हो जाएगा। ठीक है ना? तो अब निश्चय हो चुका है, अब यहां संप्रसारण पहले ही हो जाएगा। अभी अभ्यस्त नाम हुआ नहीं है, तो हुआ को संप्रसारण होकर के बन गया हु। अब हु बन गया है तो फिर अन्य कार्य भी कर लो वर्णल को मान करके। वृद्धि आवादेश हो गया हाव। अब दीर्घ लगा करके रूपातिदेश हु आव, फिर जुहाव। कोई कठिनाई हुई समझने में? ये बन गई स्थिति। कहने का तात्पर्य है कि अभ्यस्त से चेतना अंश, एक तरह से देखें तो हुआ संप्रसारण से कोई संबंध नहीं है इसका। इतना तो है कि हुआ को हम दोबारा ले लेंगे, बस इतना ही तो है। तो बोलते चा है सूत्र में अभ्यस्त से चा, वो तो सूत्र अलग बना करके भी चकार से हुआ को ले ही सकते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ता है उसमें। तो योग भाग करके भी लोग मान लेते हैं इसको। और अगर एक ही सूत्र में जैसा कि पाणिनि ने बनाया है तो कोई आपत्ति नहीं है। ऐसा होता है कई सूत्रों में कि दो दो भाग करके अर्थ करते हैं हम। तो इस तरह से यहाँ पर अभ्यस्त का निमित्त जो हुआ धातु है, वहां पर अभ्यस्त संज्ञा होने से पहले ही संप्रसारण हो जाता है। अब ऐसी स्थिति कहाँ कहाँ आएगी? देखो, लिट लकार में द्वित्व होता है, लिट धातुरण अभ्यासस्य। सन प्रत्यय में द्वित्व होता है सन्निंगो से। यंग में भी इसी से होता है। तो ये सब जो है सूत्र द्वित्व करने वाले, ये जहां जो भी द्वित्व करने वाले हैं वहां अभ्यस्त संज्ञा होनी है। तो उन सर्वत्र जो है स्थलों पर ये संप्रसारण पहले ही कर देगा धातु को। अब यही बात जो है यंग में घटा लो, तो यंग प्रत्यय लाए हम जब, तो सन्निंगो लगाने से पहले ही, अभ्यस्त बनाया नहीं है अभी, सन्निंगो लगाने से पहले ही हमने संप्रसारण कर लिया, हुआ को हु बना लिया। अब हु को द्वित्व करना है, हुआ को द्वित्व नहीं करना है, क्योंकि हुआ को द्वित्व यदि कर लिया तो बन जाएगा जो हु यते, बनेगा ही नहीं। अगला भाग तो हुआ ही रहेगा ना फिर। तो संप्रसारण पहले होकर के हु को द्वित्व होगा। यहां लगाएंगे द्विवचनेची क्या? पहली बात तो यंग प्रत्यय है आगे, और द्विवचनेची की आवश्यकता ही क्या है? यहाँ तो हु में कोई परिवर्तन तो हुआ नहीं है। संप्रसारण वाले भाग को थोड़ी हटाना है कोई। तो इस तरह से द्वित्व होकर के, और अभ्यास में गुण, गुणो यंग लुको हो जो हु यते। इधर दीर्घ कर देना, ध्यान रखना, अकृत साधातु की ओर दीर्घ। ऐसे ही सन में भी सन्निंगो लगाने से पहले ही हुआ को संप्रसारण हु बन गया। और यहां जुहुषति में दीर्घ कैसे होगा? हुआ को संप्रसारण होकर के बना हु। अब क्या होगा? यहां दीर्घ कैसे करेंगे? क्या समस्या आ रही है? संप्रसारण हुआ है ना, संप्रसारण है, तो संप्रसारण में हम जो सूत्र लगाते हैं दीर्घ करने वाला, फलह, उसका अर्थ क्या किया था मैंने एक बार? ऊपर संप्रसारण से की निवृत्ति आ रही थी, पीछे से अंगस्य की भी आ रही है, तो क्या अर्थ बताया था मैंने? फल से उत्तर अंग का अवयव जो संप्रसारण है, तदंत अंग को दीर्घ होता है। तो लग तो रहा है यहाँ सूत्र, कोई बाधा आ रही है इसमें? कुछ भी नहीं।
तो दीर्घ करके यहाँ पर जुहूषति ये बन गया। तो इस तरह से एक ही सूत्र से पाणिनि ने दो कार्य कर लिए हैं। संपरक जो ऊपर से निवृत्ति आ रही थी संसंगोह की, वो केवल यह वह संप्रसारणम इतने अंश के साथ घटेगी। णौच संसंगोह सूत्र का जो संबंध है ऊपर से जो हमने जोड़ा है वह पूरे सूत्र के साथ में नहीं जुड़ेगा, आधे सूत्र के साथ में जुड़ेगा, वह संप्रसारणम, बस इतने के साथ। क्योंकि अभ्यस्त में यहाँ कोई संबंध नहीं है णौच संसंगोह का, ये अलग विषय बन जाता है। तो दो भाग करके ही अर्थ करने पड़ेंगे इस सूत्र के, कि सन परक चंग परक निच परे रहते हुआ को संप्रसारण, ये अलग भाग हो गया। और जिसका नाम आगे चल करके अभ्यस्त होगा, ऐसी हुआ धातु को भी संप्रसारण होता है, यह है तात्पर्य। आचार्य पुनः संप्रसारण क्यों कहे? पुनः संप्रसारण क्यों कर रहे हैं? सूत्र में संप्रसारणम करके। अच्छा अच्छा, यहाँ दोबारा जो कहा गया है, तो लगाओ बुद्धि, ब्रेन स्टॉर्म करो। देखो पीछे पीछे जो संप्रसारण था ना, थोड़ा गंदा हो गया था। उसको साफ करना था। तो साफ करके अब उसको हम साफ करें, तो पांडे ने सोचा उसको साफ क्या करना है, एक नया ही बना देते हैं, और जो बिल्कुल साफ सुथरा फैक्ट्री से उत्पन्न होकर के आएगा अभी अभी पाणिनि के मुखारविंद से। तो पीछे का गंदा क्यों हो गया था? उसके साथ में विभाषा जुड़ गई थी, है ना, वो विभाषा को हटाना था। इसलिए दोबारा बोल दिया है। तो ऐसा ही लिख दिया है व्याख्याकारों ने कि संप्रसारण आ रहा था, फिर ये दोबारा रखा गया तो विभाषा की निवृत्ति करने के लिए। यद्यपि बहुत कमजोर उत्तर है ये, है ना। अरे निवृत्तियों में क्या है, हम अनुवृत्ति लाते हैं, रोकते भी हैं, तो रोकने के लिए क्या उपाय करने पड़ते हैं, जहां इच्छा हुई वहां रोक दिया। तो ऐसा है ना, इन सब स्थलों पर ये उत्तर ठीक है, कमजोर है, लेकिन इसमें अन्य जो तत्व जुड़े हुए हैं ना, कि बहुत से सूत्र आज पाणिनि ने पूर्वाचार्यों के ले लिए हैं। अब पूर्वाचार्य ने यदि ये सूत्र ऐसा ही कहीं बनाया होगा तो उनका ऊपर से संप्रसारण का कोई प्रकरण चल ही नहीं रहा होगा, क्या पता इसी सूत्र से ही प्रारंभ किया हो उन्होंने। भाई हमने पाणिनि ने प्रारंभ किया है शंगः संप्रसारणम से, संप्रसारण का प्रकरण, किसी दूसरे आचार्य ने प्रारंभ किया होगा इसी सूत्र से। तो उनके सामने तो समस्या नहीं थी कि हम दोबारा क्यों बोल रहे हैं संप्रसारण। अब पाणिनि ने वही सूत्र देखा कि हाँ ये मेरे मतलब का है, उठा के रख लिया अपनी पुस्तक में, क्या है, इसको चोरी नहीं कहा जाएगा, है? ये भी एक संरचना होती है। अब हम वेदों के विषयों को लेकर के ग्रंथ बनाते हैं, तो क्या वेदों की चोरी कर रहे हैं क्या? ये चोरी नहीं कहलाती है। हाँ, चोरी तब तो कही जाएगी कि दूसरे की वस्तु, दूसरे का शब्द, दूसरे का वाक्य लिया हमने और लेबल लगा लिया हमने उस पर अपना कि ये मेरी रचना है। लेकिन पाणिनि तो ऐसा नहीं कहते। वहां आया था ना प्रकरण तेन प्रोक्तम और प्रवचन आदि का, उसका कृत्य ग्रंथ है, एक नया बनाना, एक प्रवचन करना किसी पूर्व वक्ता की बातों को, विषयों को लेकर के। तो पाणिनि ने शास्त्रों का प्रवचन किया है, कृत नहीं है ये, कृत्य ग्रंथे वाला। तो कोई चोरी नहीं कहलाती है। चलो ठीक है, यहीं तक रखते हैं। आचार्य उनके ग्रंथों में भी ये प्रथम सूत्र नहीं हो सकता, क्योंकि पीछे से और संसंग को लेना है। अब उन्होंने संसंगों जो है लिया होगा, ठीक है, मान लिया, तो पीछे के संसंगों में कुछ और विषय रखा होगा उन्होंने संप्रसारण के अतिरिक्त, क्या पता। तो कल्पनाएं करते रहो ऐसे ही। चलो एक सूत्र और ले लो, इसमें इस जुड़ा हुआ है ये, बहुलम छंदसी। तो बहुलम प्रथमे कुशनांतम छंदसी सप्तमे कुशनांतम। इसमें कोई ज्यादा कार्य नहीं है, बस छंदसी विषय में धातु बहुलम संप्रसारणम भवति। अब यहाँ पर पीछे वाला सारा विषय भूल जाओ,
यहाँ द्वित्वादि या ये प्रयोग हो वो प्रयोग कुछ नहीं, कहीं पर भी संप्रसारण हो सकता है। देखो ना उदाहरण में हुए, अब ये क्या है, लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, वैसे क्या बनना चाहिए, जल्दी बोलो। वयति लोक लोक में क्या बनेगा, वयति आत्मनिपद किया है ना, आत्मनिपद का रूप है हुए, आत्मनिपद में ही बोलो, क्योंकि स्वरित है ना, ये है, ये होने से उभयपदी, तो लोक में बनेगा हुए, आह्वयते आह्वयेते आह्वयन्ते, तो उत्तम पुरुष में क्या बनेगा, आह्वये, आ को हटा दो तो हुए, यहाँ क्या है हुए, कौन हुए थे, यही हुए हुए थे। तो हुए में धातु को वा को संप्रसारण हो गया, लट लकार पढ़ रहे थे, सुना है कभी लट लकार पढ़ रहे थे, संप्रसारण, तो इसलिए बहुलम संदसी बनाना पड़ा। तो हुआ को संप्रसारण हु हो करके, और आगे ये क्या है, ये ए है, तितात्म्य पदानाम तेरे, ई को ए हो गया है, और दूसरा यहाँ पर शप प्रत्यय आना चाहिए, क्योंकि भ्वादिगण की धातु है, तो शप का भी यहाँ पर एक अन्य बहुलम छंदस ही बैठा हुआ है, हथियार तो बहुत है पाणिनि के पास में, उससे शब्द को भी हटा दिया, तो शब्द भी हट चला गया, इसलिए यहाँ पर उवंग आदेश दिखाई दे रहा है, क्योंकि गुण तो हो नहीं पाएगा, या हो जाएगा, ए है ना आगे, तो सार्वधातुकम अपित, ये तो नित है ना सारे प्रत्यय, तो गुण कैसे हो जाएगा, शब्द तो है नहीं, भाई शब्द होता तो गुण हो जाता, जैसे हम लोक में क्या बोलेंगे हुआ ये, वहां गुण ही तो हुआ है, वी धातु क्या है, नहीं वहां अयादेश हुआ है, हाँ गुण का यहाँ प्रसंग नहीं है, लेकिन संप्रसारण करके गुण की प्राप्ति हो रही थी, जब हम संप्रसारण नहीं करेंगे तब तो अयादेश हुए है ना, हुए को हुए हो ही जाएगा अयादेश होकर के, लेकिन जब संप्रसारण करेंगे तब तो हु बना लिया हमने, अब हु को यदि गुण कोई दिखाने लगे तो बताया जाएगा कि साधातु कौपित से ये आगे प्रत्यय नित्य है, शब्द का तो लुक हो गया है बालम छंदसी से, तो उवंग होकर के हुए, दूसरा दिया है इन्होंने, दूसरा भी हुए ही है, और बहुल ग्रहण किया है तो नहीं भी हुआ, जैसे हवयामी, यहाँ परस्मी पद का दिखाया है, धातु तो भय पद की है ही है, तो हवयामी जो है ये, जैसे लोक में हम बोलेंगे आहवयामी हवयामी, वैसा ही है, तो दो हुए के उदाहरण है और दो हवयामी के, बस प्रणव ध्वनि ओ, ओ, ओ